Vande Mataram, dear students, Standard 7, Chapter number 1, Rajput Age, New Rulers and States, Video Part 6, Administration of Rajput Era, राजपूत युग के शासन व्यवस्था के बारे में इस वाले वीडियो पार्ट में हम लर्न करेंगे. लेट्स बिगिन. ड्यूरिंग राजपूत एरा, वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल्ड. राजपूत युग में विविध राज्य वंशों का शासन था. एट दैट टाइम देर वर चेंजिंग इन द रूलिंग डायनेस्टी, बट देर वर नो चेंज इन द सिचुएशन इन द पॉलिटिकल डायनेस्टी. उस समय में जो राज्य वंश थे, राज्य वंशों में परिवर्तन आता रहता था. उस समय पर शासकों में राज्य वंशों में परिवर्तन आता था, लेकिन जो राजनीति थी, राजनीति के परिस्थिति में कोई भी फेरफार होता नहीं था. इन द राजपूत एरा, पोजीशन ऑफ द किंग वॉज हेरिडेटरी. हेरिडेटरी यानी कि वारसागत. तो राजपूत युग में राजाओं का पद था वो वंश परंपरागत था. It was not necessary that only that eldest son of the king could become the ruler. तो ऐसा जरूरी नहीं होता था. जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, यानी कि जो बड़ा पुत्र होता था, जो बड़ा सन होगा, उनको ही राजगादी मिले, राज्याधिकार उनको ही बनाया जाए राज्याधिकारी, वो जरूरी नहीं था. King used to make any one of his sons as the Yuvraj of his successors, who later on become the kings. तो राजा थे वो अपने जो पुत्र होते थे ना, उसको किसी भी पुत्र को उत्तराधिकारी बना देता था, और उसी में से किसी एक पुत्र को वो युवराज बनाता. There are instances which show that people or courtier used to elect or select the king of their choice. तो उस समय पर जो राजदरबारी होते थे, वे लोग राजदरबारी और जो लोग होते थे वो राजदरबार में वो इलेक्शन करते थे. इलेक्शन करके या फिर अपनी जो पसंदगी के किसी भी सन को या किसी भी युवराज को वे लोग क्या कर लेते थे, पसंद कर लेते थे राजा के तौर पर, यानी कि उत्तराधिकारी बनाने के लिए. किसी को भी वो इलेक्शन करके या फिर पसंद करके, राजदरबारी में पसंद करके, लोगों के पसंद के या फिर राजदरबारियों के पसंद के वे लोग उत्तराधिकारी को चुन लेते थे. Like King Yasascar of Kashmir was chosen by the commit of Brahmins. तो उस समय पर ऐसे राजा का हम अगर एग्जाम्पल देखें, ऐसे राजाओं की पसंदगियों का उदाहरण देखें, तो कश्मीर के यशस्कर थे ना, वो ब्राह्मणों की सभा में पसंदगी हुए थे उत्तराधिकारी तौर पर. मिनिस्टर वर ऑफ टू टाइप्स ऑफ दैट टाइम. फर्स्ट वन इज अमात्य यानी कि मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज. तो उस समय पर जो मिनिस्टर होते थे, मिनिस्टर यानी कि मंत्री होते थे, वो दो प्रकार के होते थे. एक अमात्य होते थे, ठीक है, और दूसरे सेक्रेटरीज यानी कि सचिव. ये टू टाइप्स के उस समय पर मिनिस्टर्स होते थे. Amatya's job was to negotiate and do politics, and the secretary's job was to fight and make peace. जो अमात्य थे ना, उनका जॉब क्या होती थी, उनकी जॉब होती थी, यानी कि उनका कार्य क्या होता था, उनका कार्य होता था अमात्यों का मंत्रणा यानी कि डिस्कस करना और राजनीति करना. और सचिव जो होते थे ना, सेक्रेटरीज, उनका काम होता था युद्ध करना, लड़ाई करना और सुलह करना.
द फाइनल डिसीजन ऑन एवरी पॉलिसी वॉज टेकन बाय द किंग। जो अंतिम निर्णय होता था, किसी भी प्रकार की नीति का अंतिम निर्णय कौन करता था? राजा करता था। एट दैट टाइम द bureaucrats of the regimes were holding positions like Maha, Pratihar and दंडनायक। उस समय के शासन में जो अमलदार होते थे वो महाप्रतिहार और दंडनायक जैसे होद्दों से उन पर अमल किया जाता था। किससे? महाप्रतिहार और दंडनायक। महाप्रतिहार और दंडनायक के होद्दों पर अमल किया जाता था। उस समय के शासन को अमलदारों में महाप्रतिहार और दंडनायक, इन दो होद्दों में उनको अमल किया जाता था। द हेड ऑफ द टाउन काउंसिल्स वॉज कॉल्ड द मेयर, यानी कि नगरपति। तो उस समय पर जो नगर के सभा के जो मुख्य होते थे ना, यानी कि हेड, उनको नगरपति कहा जाता था। विलेज इंस्टीट्यूशन ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत रूल्स। तो राजपूत युग में जो ग्रामीण संस्थाएं थी उनका बहुत ही महत्व, उन संस्थाओं का बहुत ही विशेष महत्व था। दिस इंस्टीट्यूशन हैड डेवलप्ड सो वेल दैट ग्राम पंचायत रिमेन इम्पोर्टेंट इवन एट द टाइम ऑफ द मुगल्स। तो ये जो संस्थाओं का जो विकास हुआ था ना उस समय पर, वे सारी संस्थाएं मुगल काल में ग्राम पंचायत, मुगल काल में भी ग्राम पंचायत था ना, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। जस्ट लाइक नॉर्थ, ग्राम पंचायत ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन साउथ ऑल्सो। जैसे कि उत्तर और दक्षिण भारत में ग्राम पंचायत का अधीन था, ग्राम पंचायतों का वो अधीन था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उसी तरह उस समय पर मुगलों में भी, मुगल काल के दरमियान भी जो ग्राम पंचायत था ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। इट्स हेड वॉज कॉल्ड मुखी और सरपंच। उनके जो हेड थे ना उनको मुखी या फिर सरपंच कहा जाता था। अल्थू ग्राम पंचायत यूज्ड टू गिव जजमेंट इन मेनी मैटर्स। उसके उपरांत ऐसी बहुत सारी ऐसी बाबतें होती थी जिसको ग्राम सभा में उस बाबतों के ऊपर न्याय दिया जाता था। Yet the king was the supreme authority in judicial system of the state. लेकिन ग्राम सभा में तो न्याय दिया ही जाता था, लेकिन जो राज्य के शासन में जो न्यायतंत्र का सबसे बड़ा सर्वोच्च जो हेड था वो कौन था उस समय पर? राजा ही रहता था। Now think, Punch is considered as the god of justice. Why is an oath taken in court? जो न्याय के लिए पंच को परमेश्वर माना जाता है, न्याय के लिए जो पंच होती है ना उसको परमेश्वर माना जाता है। उसी तरह अदालतों में जो सौगंध लेते हैं, ओथ यानी कि सौगंध, वो क्यों दिलवाई जाती है? तो हमने काफ़ी ऐसी अदालतों में देखा है कि उसके ऊपर, बाइबल के ऊपर हाथ रख के कसम दिलाई जाती है कि जो कुछ भी कहेंगे वो क्या कहेंगे? सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो इसी वजह से वहाँ पर गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध दिलवाई जाती है कि जो भी कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। नाउ ट्रेड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य। There was a separate department for taking care of commerce related matters in राजपूत एरा। राजपूत युग में वाणिज्य व्यवस्था के लिए, उनके ऊपर देखरेख रखने के लिए एक अलग ही विभाग था।
This department used to make arrangement for collection of tax over the foreign trade, decide the value of things and purchase essential commodity required in the states। तो ये जो विभाग था ना वो राज्य में उपयोगी चीज़ें और जो व्यापार के ऊपर जो जकात ले विदेशी जो खाते थे ना व्यापार के उसके ऊपर जो जकात वसूलने का काम उस समय पर ये विभाग करता था। किस किस के ऊपर? राज्य में उपयोगी जो चीज़ें होती थी उनके ऊपर और जो विदेशी खाते की व्यापार के ऊपर जो जकात थी ना वो ली जाती थी ना उसके ऊपर वो देखरेख रखता था। मेन सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन वाज लैंड रेवेन्यू। तो राजपूत युग में जमीन के ऊपर कर वसूला जाता था। तो मुख्य सोर्स जो जकात था ना कर का टैक्स का वो मेन सोर्स कौन सा था जकात लेने का? टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू का जकात लेने का मेन सोर्स मुख्य सोर्स कौन सा था उस समय पर? टैक्स यानी कि जकात को वसूलना उस समय पर। विच वॉज 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो वो उपज का 6वां भाग था ना वो जकात के स्वरूप में लिया जाता था, कर के स्वरूप में लिया जाता था। इन राजपूत एरा लैंड टैक्स वॉज नोन एज भाग। राजपूत युग में कर को भाग के नाम से भी जाना जाता था। इट इज लीव्ड ऑन लैंड इवन टुडे ऑल्सो। ये कर आज भी जमीन के ऊपर लिया जाता है। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम पोस्ट, चेक पोस्ट एंड इरीगेशन। तो उस समय पर बंदर थे, जो नाके होते थे, जो सिंचाई होती थी उसके ऊपर कर वसूला जाता था। स्तंभ तीर्थ यानी कि खंबात एंड भृगु कच्छ यानी कि भरूच पोर्ट्स ऑफ गुजरात वर फेमस फॉर फॉरेन ट्रेड एट दैट टाइम। उस समय पर दरिया पार का जो व्यापार होता था ना गुजरात में वो स्तंभ तीर्थ यानी कि खंबात और भृगु कच्छ यानी कि भरूच में उस समय पर जो बंदर थे ना पोर्ट थे ना वो बहुत ही फेमस थे। नाउ फॉरेन अटैक्स ऑन इंडिया। अब भारत पर विदेशी आक्रमण। मुस्लिम इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया बिटवीन द 18th एंड 12th सेंचुरी। 18वीं और 12वीं सदी के दरमियान भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था। इन द 18th century, Muhammad ibn Qasim attacked northwestern part of India in order to extend boundary of the Arab kingdom। तो 8वीं सदी में मोहम्मद इब्न कासिम था ना उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का था ना उसके ऊपर उन्होंने अपनी अरब साम्राज्य की बाउंड्री यानी कि सीमा बढ़ाने के लिए आक्रमण किया था। कब? 8वीं सदी में। द आर्मी ऑफ Subek Tegin also invaded from northwestern part, but this invasion did not help the invader to establish their power in India। उस समय पर जो सबूक तेगिन था ना उसके लश्कर ने भी आक्रमण किया था भारत के ऊपर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर। पर उन आक्रमणों के उस समय के भारत के जो राज्य सत्ता स्थापने के लिए उन्होंने आक्रमण किए थे ना तो वो सक्सेस नहीं हुआ था। वो इंडिया में उतना वो उनकी सत्ता थी ना वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। अब उन्होंने आक्रमण की थी पर उनकी सत्ता वो वहाँ पर स्थापित नहीं कर पाए थे। आफ्टर दैट सीइंग एबडंट वेल सुल्तान मोहम्मद गजनी, उसके बाद सुल्तान मोहम्मद गजनी ने
भारत के ऊपर बहुत ही धन संपत्ति देख के, एबडेंट वेल्थ यानी कि बहुत ही पुष्कळ मात्रा में धन संपत्ति देख के इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम बिटवीन 1000 AD टू 1026 AD। तो उस समय पर जो गजनी थे ना, मोहम्मद गजनी, उन्होंने ईस्वी सन 1000 से 1026 के बीच के ऊपर भारत में जो अढळक धन संपत्ति थी उसको देखकर उन्होंने आक्रमण किया था, चढ़ाई की थी हमारे इंडिया के ऊपर। Seeing abundant wealth there, the main reason of Muhammad Ghazni's invasion was India's abundant wealth। उनका मुख्य कारण भारत के ऊपर चढ़ाई करने का क्या था? अढळक संपत्ति के लूट के ले जाने के, वही उनका मुख्य कारण था इंडिया के ऊपर अटैक करने का। He kept on invading India again and each time he invaded with more power। वो हर बार हर समय पर चढ़ाई करता ना तो अपनी सेना को बढ़ाता, ताकतवर बना के, अब ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी सेना को ताकतवर बना के भारत के ऊपर आक्रमण करता। द इंडियंस कुड नॉट यूनाइट टू फ्रॉम अ पावरफुल आर्मी। तो उस समय पे भारत के जो शासक थे ना, वो इतने शक्तिशाली, ऐसी शक्तिशाली सेना वो बिल्ड नहीं कर पाए थे उस समय पर। कौन? भारत के शासक उस समय पर मोहम्मद गजनी की जो ताकत थी ना, सेना थी ना ताकतवर, वैसी सेना उस समय पर इंडियन शासक वैसी सेना नहीं बना पाए थे। As a result, in 1026 he invaded सोमनाथ and looted a lot of wealth। तो उसके परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1026 में उन्होंने सोमनाथ के ऊपर चढ़ाई करके, सोमनाथ का जो टेम्पल था ना, वहाँ से बहुत सारी संपत्ति लूट के ले गया था। India was invaded again from the same direction from where Muhammad Ghazni attacked about 150 years after the former invasion। तो मोहम्मद गजनी की जो चढ़ाई हुई थी ना, उसके बाद 150 वर्ष यानी कि 115 ईयर्स यानी कि 150 वर्ष के बाद उसी दिशा में से काफ़ी सारे ऐसे आक्रमण हुए थे। After the death of Muhammad Ghazni, there were battles among them for power in Ghazni, but our rulers could not take advantage of this weakness। मोहम्मद गजनी के अवसान के बाद सत्ता के लिए गजनी में लड़ाई, गजनी जो मोहम्मद गजनी थे ना, उसकी मृत्यु के बाद उसकी सत्ता लेने के लिए काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई, पर उस समय पर जो सत्ता मोहम्मद गजनी की थी ना, वो स्थिर नहीं थी। तो उस समय पर हमारे जो शासक थे ना, वो पूरा उनका बेनिफिट ले नहीं पाए। उस समय पर मोहम्मद गजनी की डेथ हो गई थी ना, उस समय के बाद भी। एज द पावर वॉज नॉट स्टेबल, तो उसी वजह से क्या हुआ, जो पावर था ना वो स्टेबल नहीं रहा। जो पावर यानी कि जो सत्ता थी ना, वो स्टेबल नहीं रही। कॉन्सिक्वेंटली शहाबुद्दीन घोरी इन्वेडेड इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी यानी कि 12वीं सदी में, 12वीं सदी में उसके बाद शहाबुद्दीन घोरी ने इंडिया के ऊपर फिर से अटैक किया। इनिशियली ही हैड टू सफ़र सम डिफीट्स बट फाइनली ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल एट तराई बैटरफील्ड एंड एस्टैब्लिश हिज पावर इन दिल्ली। शहाबुद्दीन उस समय पर आक्रमण किया था, उस समय पर उन्होंने
पृथ्वीराज चौहान को हरा के जो तराई में सेकंड बैटल हुआ था उसके बीच शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो पृथ्वीराज चौहान को हरा के वो तराई का सेकंड बैटल था, उन दोनों के बीच जो लड़ा गया था वो उन दोनों के बीच हुआ था वो बैटल, वो तराई का सेकंड बैटल था, यानी कि तराई का दूसरा युद्ध था। उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा के उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश्ड होता है। ये वाला वीडियो पार्ट आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।